हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंचोर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का फोर्थ टॉपिक। और आप सबको पता है आई विल कंडक्ट 40 लेक्चर्स ऑन स्टैटिक जीके टॉपिक, जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। आज का जो टॉपिक रखा है वो मैंने रखा है पॉलिटी से। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो टाइपिंग हो चुका है, बट कोरोना वायरस और इस पेंडेमिक की वजह से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो जल्दी होंगे जब भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड में आपको बताऊंगा आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेकंड स्लाइड है, थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बोरोड फीचर्स की हमने किस कंट्री से क्या लिया है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली है और फंडामेंटल राइट कहाँ से ली है। पूछा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी में पावर होती है वो पावर किस कंट्री से हमने है, किस कंट्री से ली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अभी इस वीडियो के बाद। फोर्थ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रखा है मैंने, इजी टॉपिक है, आपको याद हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके तो आपको पता है, स्टैटिक जीके तो हम कर ही रहे हैं, जे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ साथ एसएससी, डी ट्रिपल एस बी या स्टेट का कोई भी एग्जाम जिसके अंदर जीके पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक को छोड़कर ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि दुनिया का सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का। तो पहला एमसीक्यू बन गया, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक और पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट किसका है। तो ओल्डेस्ट सबको पता है वो है यूएसए का, ठीक है। देखिए, भारत के अंदर अंग्रेज लोग आए, उन्होंने शासन किया हमारे ऊपर, बहुत क्रुएलिटी रखी, लेकिन एक अच्छी चीज़ रही जो मेरे को लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अंग्रेज़ों के आने का एक बेनिफिट ये रहा कि हमारे देश के अंदर क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो एक ये बेनिफिट मुझे लगता है, आप लोग मुझसे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे एक अच्छी चीज़ रही अंग्रेज़ों के आना। अब बात करते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, देखो ओरिजिनल मतलब जब बना तब थे 395 और आज की डेट में है 448। आपको ये याद नहीं करना कि क्योंकि ये तो इससे भी ज़्यादा है, खैर मैंने चेक किया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनिशियली 395 थे और ये बढ़ते जाते हैं, रोज एक नया बिल पास हो जाता है जब भी संसद का सत्र चलता है। तो ये इसको डाटा याद नहीं करना आपको। पार्ट बिल्कुल याद करने कितने थे, 22, और आज कितने हैं, 25 भाग बोलते हैं। शेड्यूल, अनुसूचियाँ कितनी थी, 8, और आज कितनी है, 15 नहीं है गाइस, गलत लिखा है, कितनी है, 12। तो शेड्यूल हमारी 12 है आज। पार्ट कितने, 25, और आर्टिकल्स ये याद नहीं करने, लेकिन इनिशियल वाला सारा डाटा याद करना है। 395 थे, पार्ट थे 22 और शेड्यूल थे 8। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनना चाहिए आपका क्वेश्चन। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या, जिनको डाउट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है गाइज, एक बुक है, और उस बुक के अंदर हमारे देश को चलाने के लिए कि आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी बड़ी देश इनफैक्ट कैसे चल सकता है, क्या क्या वो कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, ये उस बुक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आम भाषा में समझा दिया कि हमारे जो राइट्स हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, सब कुछ उसके अंदर लिखा गया। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई पुलिस किसी एक पर्सन को पकड़ती है, किसके तहत पकड़ती है, वो आईपीसी के तहत पकड़ती है, ठीक है। लेकिन जो आईपीसी बनी हुई वो भी किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है कि आप, अब वो हमें ऐसे नहीं पकड़ सकती, पुलिस ऐसे कैसे पकड़ लेगी। अगर आपने क्राइम किया है तो पुलिस के पास राइट है, वो आपको तहकीकात के लिए ले जा सकती है, चाहे बेशक आपने क्राइम अभी सिर्फ सस्पेक्ट हो, सस्पेक्ट में भी कैसे ले जा सकती है, क्योंकि आईपीसी को पावर दे रखी है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो सारा रोल प्ले करता है, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है भारत के अंदर। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स, सीधी सी बात है, रूल्स ऑब्वियस सी बात है, एक सेट रूल्स है कि कंट्री, स्टेट, अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या इनफैक्ट पर्सन कैसे काम कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को और ये बना लॉ 26 जनवरी 1950 को। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है जेम्स मेडिसन, और ओल्डेस्ट मैंने बता दिया आपको यूएसए। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर वर्ल्ड का पूछ लिया जाए तो जेम्स मेडिसन, और इंडिया में तो इंडिया का पूछा जाता तो सबको पता है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्डेस्ट यूएसए का। बात करते हैं आर्टिकल्स की। ये वो आर्टिकल्स है जो आपको पता ही होने चाहिए, बेसिक्स है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों का इंटरव्यू है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के बाद क्या होना, आपका इंटरव्यू होना 25 मार्क्स का। सबसे पहला आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 देखो, आर्टिकल हो चाहे पार्ट हो चाहे शेड्यूल हो, कभी भी पूछा जाएगा कि आर्टिकल 1 पार्ट 1 या शेड्यूल 1 किससे रिलेट करता है। ऑब्वियस ही बात है, पहले देश आता है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देश और उसकी सीमाएं आएगी उसके अंदर सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, देश आएगा। देश
और उसके अंदर की सीमाएं। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 1, सिंपल है, याद हो गया आपको हमेशा। आर्टिकल 2 किससे रिलेट करता है? जब हम किसी न्यू टेरिटरी को अपने देश के अंदर जोड़ते हैं। मान लो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है, मान लो नेपाल है, नेपाल तो कंट्री इंडिपेंडेंट, कल को अगर वो चाहे कि हम इंडिया में जुड़ना चाहती है, ये हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, इंडिया में जुड़ना चाहती है तो जुड़ सकती है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। जो आर्टिकल 2 हमें राइट देता है देश को, उसके तहत उसको हम जोड़ सकते हैं, सिंपल है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सिक्किम था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, सिक्किम भारत से जुड़ा, भारत से जुड़ा किसकी हेल्प से? आर्टिकल 2 की सहायता से, ठीक है, तो ध्यान रखना। आर्टिकल 3 की बात करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टेट जो हैं, जो भारत के ऑलरेडी देश राज्य हैं, उनमें से अगर मान लो कोई और स्टेट बनाना हो तो वो कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारा आर्टिकल 3 से। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं, आप सबको पता है तेलंगाना बना रिसेंटली तो था ही, क्योंकि लास्ट था वो 2014 में, तो भारत के एक राज्य से बना था वो तेलंगाना। तो तेलंगाना जो हमने ऐड किया वो किसकी हेल्प से मिला? आर्टिकल 3 की। तो ध्यान रखना गाइस, ये तीनों रूल बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 तो इंपॉर्टेंट है ही। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, क्या होता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ? इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर है। मैं क्राइम करूं चाहे आप करो, चाहे पीएम करे चाहे सीएम करे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट करे, चाहे अमीर करे चाहे गरीब, सब कानून के सामने बराबर है। एक जो पनिशमेंट है, मान लो रेप की कोई पनिशमेंट, तो रेप की पनिशमेंट सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी क्राइम है तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी ऐसा पर्सन जो सुन रहा है, अगर आपके साथ किसी भी तरीके का छुआछूत या किसी तरीके से आपको डिमीन किया जाता है, तो आपके पास आर्टिकल 17 का राइट है, आप उसको बोल सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखना। आर्टिकल 19 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, चाहे वेदर यू आर फेसबुक पे, चाहे पर्सनली या किसी भी तरीके से, तो जो वो राइट होता है, चाहे आप किसी की बुराई कर रहे हो, वो आर्टिकल 19 के थ्रू आपको मिला हुआ है। नहीं तो आप बोल नहीं सकते किसी के बारे में कुछ भी, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपको राइट देता है आर्टिकल 19, उसके थ्रू मिलता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आर्टिकल 19 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मिला, ये सबको पता है, जो प्रेस होती है, प्रेस किसी के ऊपर भी कोई डाउट दे देती है, क्वेश्चन पूछ लेती है, आरोप लगा देती है, वो कैसे? क्योंकि आर्टिकल 19 ए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। ये सबको, हमारे पास भी है राइट। आर्टिकल 19 और 19 ए में फ़र्क है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर आपको कोई पीसफुल असेंबली करनी है, कोई भी किसी तरीके का कोई आप प्रोफेशन में कुछ बोल रहे हो, मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हो गया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो आर्टिकल 19 एंड 19 है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबको जीने का अधिकार है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसको जीने का अधिकार ना हो, सबको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये कब आया था राइट टू एजुकेशन? 2005 में। रिपीटेडली आता है गाइस, 2005 पूछ लिया जाता है। आर्टिकल राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में, ये पूछ लिया जाता है। कितनी एज होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो तीनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, किसी के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, किसी को बेचा खरीदा नहीं जा सकता इंसान को, तो ध्यान रखना। ज़बरदस्ती किसी को लेबर नहीं बनाया जा सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको माइंड में रहना चाहिए। आर्टिकल 24 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर ऑफ एज नो हजार्डस वर्क, मतलब जो भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके साथ आप किसी भी तरीके से हजार्डस मतलब पेन, बहुत ज़्यादा पेनफुल या ज़्यादा हार्ड काम नहीं करवा सकते। जैसे आप कोयले की खान या कोई भी लेबर वेट उठवा रहे हो, उससे ऐसा काम नहीं करवा सकते गाइस, ध्यान रखना इसको। तो आर्टिकल 24, जैसे आप किसी ढाबे पे जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 24 के अंडर मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ कि आपने आर्टिकल 24 का उल्लंघन किया है और आप ये कर रहे हो। तो गाइस ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 25 की बात करते हैं, फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करवा देता है? कोई किसी को बोलता है और उसको, समझ रहे हो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि आर्टिकल 25 हमें राइट देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। आप हिंदू हो तो हिंदू के बारे में अच्छा बताओ बताओ बताओ, और बोलो कि आप हमारा ज्वाइन करो, तो ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 25 हमें राइट देता है। तो ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 32 इसको हाईलाइट कर लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट अभी तक कोई नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी किसके अंदर जो रिट है, 5 रिट होती है, मैंने आपको मॉक टेस्ट में पढ़ाया था। ये जो हमें मिला, ये आर्टिकल
32 से मिला। और बी आर अम्बेडकर, आपको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ने क्या बोला है कि जो ये आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 39 क्या है, इक्वल पे, सबको इक्वल सैलरी मिलने की, ये भी एक राइट है। ऐसा नहीं है किसी लेडीज़ को आप कम सैलरी दोगे और जेंट्स को ज़्यादा दोगे, नहीं, वो चाहे तो आर्टिकल 39 के अगेंस्ट आपके जा सकती है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत की बात करते हैं। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड 1992, 73rd अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा इसको, अंडर ऐड किया गया था। आर्टिकल्स 44 रिपीटेडली आजकल चर्चा में, सबको पता है बीजेपी लाना चाह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा कि सबको ये कोड फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ भी हो सकता है कि मैं बोलूँ कि मेरे धर्म में ये अधिकार दे रखा है मुझे, धर्म ने तो दे रखा है और उस धर्म के तहत आप कर भी देते हो, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा तो आप इसको फॉलो करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो SC ST को आपको पता है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो आर्टिकल 46 के तहत। आर्टिकल 47 इंप्रूव हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोहिबिशन एंड ड्रग्स एंड एल्कोहल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ क्यों। देखो इंटरव्यू में पूछा भी गया एक बच्चे से, तो ध्यान रखना इसको। तो आर्टिकल 47 क्या होता है, आर्टिकल 47 होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो बिहार स्टेट है और साथ में गुजरात स्टेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शराब बैन है, यहाँ पर ना तो बिकती है ना आप घर में रख सकते हो, सब कुछ क्राइम है। ये सरकार के पास कैसे अधिकार है, सपोज एक गुजरात का व्यक्ति बोले कि मेरा राइट है, मेरी मर्जी है, जो मैं जो मर्जी पीना चाहूँ मैं पी सकता हूँ, लेकिन सरकार ने कैसे बना दिया इसको, सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि सरकार के पास राइट है, ऐसी कोई चीज़ जो हेल्थ को इम्प्रूव करे या ऐसी कोई चीज़ जो शरीर को नुकसान पहुँचाती है उसके ऊपर बैन लगा सकती है सरकार। इसी के आर्टिकल 47 के हेल्प से ही गुजरात और बिहार ने ये लगाया है, गाइस ध्यान रखना। आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, की भाई जो आर्टिकल 51 है दुनिया में शांति और सुरक्षा में आगे रहता है। ये तो पता है इंडिया कभी भी किसी भी तरीके से पीसफुल ही रहता है, हमेशा कभी भी पीस को डिस्ट्रॉय करने में कोई हाथ नहीं रहा इंडिया का, इंडिया बहुत पीसफुल कंट्री है। आर्टिकल 51 है सुप्रीम इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए। आर्टिकल 51 ए है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 21A याद है ना आपको, 21A था आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है। 51A है फंडामेंटल ड्यूटी, इट वॉज नॉट इनिशियली, पहले नहीं था ये, बट इट वॉज एडेड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये याद करना है आप लोगों को। कमेटी कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें ये सुझाव दिए थे, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा का पूरा आपको हाईलाइट करके याद रखना है गाइस। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, सबको पता है प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 52 में, जो हम प्रेसिडेंट बनाते हैं। आर्टिकल 62 क्या होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। देखिए प्रेसिडेंट इतना बड़ा पद होता है कि ऐसा नहीं कि उसको एक दिन में हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पद होता है, उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाने की कोशिश की गई थी। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन, गिव रिस्पाइट, रिप्रीव, रेमिट एंड कम्यूटेशन, ये 5 वर्ड आप याद कर लीजिए वोकेबलरी के लिए, पार्डन, रिस्पाइट, रिप्रीव, रेमिट और कम्यूट, इन सब का मतलब होता है रिलैक्सेशन देना। तो एक वोकेबलरी आपकी याद करनी है, पांचों का मतलब रिलैक्सेशन मिलना। सबसे पहली चीज़, जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया है तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसको माफ़ी दे सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं सज़ा ज़्यादा मिली हुई तो उसको कम कर सकता है, सज़ा उसको कठोर मिली हुई है तो बदल सकता है, ये सारे राइट मिलते हैं प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत। पार्डन का मतलब तो हो गया माफ़ी, एकदम जो भी क्राइम था बस एकदम माफ़ कर दिया, वो होता है पार्डन। आर्टिकल 76 क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील होता है जो सरकार के पक्ष रखता है। मेरा MCQ आप लोगों के लिए है कि हु इज़ करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 102 की बात की जाए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्य पार्लियामेंट, देखो आप सबको पता है राज्यसभा है और प्लस लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारी पार्लियामेंट, मतलब संसद। तो इसके मेंबर और इसके मेंबर, इनको हटाने का अधिकार है, किसके तहत हटाया जा सकता है, 102 के तहत। आर्टिकल 108 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है, ये अलग अलग काम करती है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुद्दा आ जाए तो वहाँ पर ये दोनों एक साथ भी बैठाई जा सकती है, तो वो बनाई जा सकती है 108 के तहत। आज तक 3 बार ही ऐसा हुआ है गाइस, ध्यान रखिएगा इसको, तो ये भी एक राइट है। आर्टिकल 110 की बात की जाए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल 110 में, वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे जब, 111 के अंदर आती है। फाइनेंशियल बिल 117 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक ये क्वेश्चन कि आर्टिकल 123 क्या करता है, सरकार, देखिए कई बार क्या होता है बिल पास नहीं हो रहा होता, जैसे
लोकसभा के अंदर जो बहुमत है वो नहीं आ पा रहा किसी भी एक बिल के लिए। मान लो बीजेपी कोई बिल पास करना चाहती है लेकिन वो पास नहीं कर पा रही क्योंकि बहुमत नहीं आ रहा लोकसभा में, वो 51% उसके पास नहीं आ रहा। तो उस केस में या कोई और बड़े केस में, जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो अभी संसद नहीं चल रही थी, तो कोई बिल लाना हो तो कैसे लाया जा सकता है? तो वो लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस के तहत, अध्यादेश के तहत। अध्यादेश के तहत क्या होता है कि बिल आ जाता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा में पास होने की जरूरत नहीं, वो बिल बन जाता है और वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। और जैसे ही, और ये राइट दिया जाता है पार्लियामेंट को कि आप, प्रेसिडेंट ने, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ने अध्यादेश तो ले आए लेकिन आपके पास राइट है 6 महीने के अंदर सरकार को वो पास कराना पड़ेगा, नहीं कराया तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक वो चीज़ हो सकती है। आर्टिकल 124 क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट बनेगा, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और 148 क्या है हमारा? कैग, कंप्ट्रोलर। कंप्ट्रोलर तो गाइस कंट्रोलर नहीं होता, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 155 क्या कहलाता है? गवर्नर होना चाहिए हर राज्य के अंदर। आर्टिकल 161 क्या होता है? गवर्नर के पास भी राइट है माफ़ी करने के, पार्डन, रेमिट, रिस्पाइट, ये सब जो मैंने आपको बताया, कॉम्यूटेशन, ये सब राइट है आर्टिकल 161 से गवर्नर के पास भी है। लेकिन किसी को फांसी हो जाती है तो फांसी की पनिशमेंट माफ़ करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 169 क्रिएशन एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो ख़त्म करने का राइट है वो किसके पास है? वो है हमारा गवर्नर के पास। तो गाइस ध्यान रखिएगा इसको, 169, ठीक है। जैसे अगर किसी राज्य की विधान परिषद चाहिए तो उसे बिल पास करवाना होगा और वो 169 के तहत पास होगा, ठीक है। तो हटाना विधान परिषद को, ये सब हमारा होता है। विधान परिषद को भंग करना, विधान परिषद को बनाना, ये सब आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 213 अभी आपको बताया मैंने, 123 जिसके तहत प्रेसिडेंट बिल पास कर सकते हैं, 6 महीने तक चलता है वो। इसी तरीके से गवर्नर भी तो पास करता है स्टेट के लिए, लेकिन वो किस में? 213 में। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू रिट। रिट आपको मैंने बताया 5 रिट होती है, हैबियस कॉर्पस, सरसरी, और ये 5 इस तरीके से मैंने बताई थी आप लोगों को। वो आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 243 से 243 ओ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, आया हुआ है ये 243 से लेकर 243 ओ, ये ए से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कहाँ पंचायत आती है, और 243 पी से लेकर जेड तक म्यूनसिपैलिटी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज, हाईलाइट करके लिख लेना और याद कर लेना। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, मैंने आपसे पूछा था सेम मॉक टेस्ट के अंदर कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टैट्यूटरी था। आर्टिकल 312 312 है, ये आप लोगों का इंडियन, ऑल इंडियन सर्विस के अंदर आती है। 3 सर्विस होती है हमारी, IAS, IPS और IFS। एक डाउट जो आपको होगा और आपको डाउट रहेगा, मैं बताता हूँ। IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS की होती है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या कोई मुझे बता सकता है IFS की? बच्चे ज़्यादातर बोलेंगे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो कि गलत है। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता गाइज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, तो इसको ध्यान कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आर्टिकल 315 में UPSC और SPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 343 जो भाषाएं हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और अगर भाषा के लिए शेड्यूल ही पूछा सकता है कि भाषा किसमें, तो अनुसूची 8 के अंदर और पार्ट 17 के अंदर आर्टिकल 343, तीनों याद होने चाहिए आज आपके बाद। आर्टिकल 343 शेड्यूल्ड 8 और पार्ट 17 भाषाओं के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों आर्टिकल इमरजेंसी से रिलेटेड, आपको पता है इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। 52, 56, 60। 360 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए 356 की और 352 की। 352 के बारे में बताता हूँ। 352 होती है आप लोगों की नेशनल इमरजेंसी, आज तक 3 बार लगी है। 1962 में लगी थी इंडो चाइना वॉर, 1971 में लगी थी पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ, और 1975 1977 में लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई थी जो कि कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी 1975 में, तो ध्यान रखना इसको। इसके अलावा बात करते हैं 356 की, ये स्टेट इमरजेंसी होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में लगी हुई है अभी। किसी राज्य के अंदर कोई विवाद हो जाए, सरकार अपना काम ढंग से ना कर पाए, तब लग सकता है। तो स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, स्टेट इमरजेंसी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बस ये पूछ सकता है 356 किससे रिलेट करता है, लेकिन 52 और 60 से जरूर आएगा। नंबर ऑफ इमरजेंसी देख लो, 3 टाइम लगी है नंबर, कौन सी इमरजेंसी है ये मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल। 1962 में, 1971 में और 1975 में, हाईलाइट है, याद कर लेना। आर्टिकल 368 प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर जो आप बदलाव करते हो आर्टिकल 368 के तहत आता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद करना होना है। आर्टिकल 370 आपको पता रिमूव कर दिया गया जम्मू कश्मीर से, तो ये था टेम्परेरी प्रोविजन मिले हुए थे जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अब क्या कर दिए, बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की।
करंट हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, सबको पता है। 14th प्रेसिडेंट है, सबसे पहले याद रखना है कि 14th नंबर के बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। और कब से हैं ये? 25 जुलाई 2017 से। प्रीवियसली कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे इससे पहले कौन सा पद था इनके पास? ये गवर्नर ऑफ बिहार थे, बिहार के गवर्नर थे इन्होंने। ये बहुत वकील रहे हैं बड़े, तो 16 साल इन्होंने प्रैक्टिस की दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये पटना के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो ये पटना चीफ जस्टिस भी रहे 2015 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? कुछ एमसीक्यू और जो बन सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिपेंडेंस के समय थे जेबी कृपलानी, ये वही हैं सुचिता कृपलानी के हस्बैंड। कोई मुझे बता सकता है सुचिता कृपलानी कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर प्रतिभा, फीमेल प्रेसिडेंट थी हमारी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, उसके बाद और उससे पहले अभी तक कोई नहीं बनी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रेसिडेंट देखो, दो चीज़ें मैं बताता हूँ जो रिपीट में एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। आप सबको पता है, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में बैठे हुए, आपने देखा होगा रेखा जी को जो हमारी एक्ट्रेस हैं, या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को जो आपको लगता होगा इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा तो ये कैसे आगे। देखिए, प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो 12 मेंबर किसी भी फील्ड से चुन सकते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो। जैसे स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया सचिन तेंदुलकर ने, तो स्पोर्ट्स के लिए कैसे क्या मदद की जा सकती है उसको उनके लिए सीट दे देगी किसको? सचिन तेंदुलकर को। ये किसने दी? प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि 12 मेंबर चुनने का अधिकार किसको है राज्यसभा के लिए? तो प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन 12 मेंबर चूज करता है? तो प्रेसिडेंट। और ये पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट कितने करता है? तो 12 करता है, ध्यान रखना राज्यसभा के गाइस। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 83 के तहत, 80 सबसेक्शन 3 के तहत वो यूज करता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं इस स्लाइड से कवर हो जाएंगे। सबसे पहला तो आर्टिकल 52 हमने पढ़ाई है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। और इम्पीचमेंट जो लगती है वो आर्टिकल 61 के तहत लगती है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि अगर मान लो आप सोचे कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए? एक तो आप भारत के नागरिक हो, एज आपकी 35 कम से कम होनी चाहिए, और आप क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा स्पीकर बनने लायक। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए आपके पास। जैसे आप किसी पोस्ट पे हैं गवर्नमेंट, तो वो पद आपको खाली करना पड़ेगा तब आप उस पे आएंगे। ठीक है, रहते कहाँ? कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट कहाँ रहता है? तो रायसेना हिल, नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे एमसीक्यू बन गए इसी के अंदर। ठीक है, तो 4 चीज़ें बनने के लिए: सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35, लोकसभा का मेंबर बनने लायक होने चाहिए, और आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अपॉइंटेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पूछा जाएगा कि कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो ये सारे अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल जो सरकार का वकील है तो प्रेसिडेंट चुनता है, उसको अपॉइंट करता है। कैग को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सबके नाम पता होने चाहिए आपको। और अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। यूपीएससी के, जेपीएससी का मतलब होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सब के सदस्यों को और अध्यक्ष को कौन चुनता है? अपॉइंट करता है। चुनता कोई भी हो कमेटी, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपको पता है 280 आर्टिकल में है। तो ये भी किसके कौन अपॉइंटमेंट करता है? अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट, देखिए स्टेट का कोई भी गवर्नर है उसको कौन बनाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो स्टार्ट देखिए, संसद का जो पहला सत्र स्टार्ट होगा सबसे पहले उसके अंदर पार्लियामेंट स्टार्ट करने का राइट है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, देखिए लोकसभा को। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान जो मैंने आपको बताया था अभी आर्टिकल जिसके तहत गवर्नर कर सकता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। गवर्नर कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, प्रेसिडेंट कर सकता है लोकसभा को। और ज्वाइंट सेशन आपको पता है 108 के तहत बुलाया जाता है। ये कौन बुला सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगाने का, स्टेट इमरजेंसी, ये सब ऑब्वियसली बात है। तीनों के तीनों कौन लगा सकता है? 52, 56, 60 ये लगा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के तहत आता है, ये भी पता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस 123 आपको पता है, 213 हमारा होता है गवर्नर के पास। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन फोर्स, ये रिपीटेडली आता है कि कमांडर ऑफ चीफ कौन होता है फोर्सेस का। कई बार पूछा जाता है बीएसएफ का चीफ या कोई भी एयरफोर्स का चीफ, तो आंसर आएगा प्रेसिडेंट के पास सारे राइट होते हैं। एक वीटो पावर जो 111 के तहत आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, ये तीनों यूज करे जा सकते हैं। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी देखो 40th नंबर के तो हमारे कौन है? प्रेसिडेंट, लेकिन 30th नंबर पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि है एम वेंकैया नायडू। नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे पहले। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपको मान लो
वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो एज 35 ही चाहिए आप लोगों को, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखना। और रेजिग्नेशन किसको देते हैं, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट को देते हैं, तो ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे ऐसे व्यक्ति जो 2 बार बने थे, हामिद अंसारी भी 2 बार बने थे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो रिपीटेडली जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो एम वेंकैया नायडू थे इससे पहले किस पद पर थे, तो ये पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं बोरोड फीचर्स, हमने किस कंट्री से क्या क्या लिया, यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन आएगा गाइस। पूछ लिया जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप जो एकल नागरिकता है ये हमने कहाँ से ली, सिंपल क्वेश्चन है। एकल नागरिकता हमने ली थी ब्रिटेन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा जो आपको याद करना है, लिखे बहुत सारे हैं, याद आपको जो करने हैं, सिंगल सिटीजनशिप लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहाँ से लिया, तो आपको बताना है ये। बाय कैमरलिज्म हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, तो ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। आयरलैंड से सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीपीएसपी पूछा जाता है, किससे लिया हमने, मैंने भी पूछा मुक टेस्ट में, तो आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने लिया आयरलैंड से, गाइस ध्यान रखना। मेंबर ऑफ नॉमिनेशन टू द राज्यसभा, अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट कितने चुनता है, 12, और 2 एंग्लो कम्युनिटी से चुनता है लोकसभा से। तो जो 12 चुनते हैं, ये ध्यान रखना गाइस, मैं बताता हूँ, 2 चुनते हैं लोकसभा से और राज्यसभा से चुनते हैं 12 प्रेसिडेंट हमारे। तो जो ये चुनने का अधिकार है राज्यसभा से, ये किसने दिया, आयरलैंड से लिया हमने। यूएसए से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इम्पीचमेंट, अभी आपको पता है अमेरिका में लग रहा था, तो इम्पीचमेंट का जो हमने लिया ये हमने लिया अमेरिका से, तो इम्पीचमेंट जो चलाते हैं अमेरिका से लिया। फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में जो हमने राइट लिए यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में एक जज होगा, हाई कोर्ट में जज होगा, वो कैसे होंगे वो सब भी हमने कहाँ से लिया, प्रेसिडेंट, ये सब लिया हमने यूएसए से। रिमूव कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूएसए से, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना, ये भी हमने कहाँ से लिया आप लोगों का, 7th है हमारा, यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया कि हम ज्वाइंट सेशन बढ़ा सकते हैं 108 के, कॉन्करेंट लिस्ट भी आ सकता है, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। यूएसएसआर जो आज का रशिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो फंडामेंटल राइट ली हमने यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज ली किससे, रशिया से। अभी आप बता सकते हैं 51A में हमने पढ़ा था इसके बारे में। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड एक्सप्रेस, ये हमने लिया था रशिया से। फ्रांस से हमने लिया वर्ड कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक का। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने जो ऐड किए प्रेम्बल में, ये किए फ्रांस से। जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी में आपको पता है हिटलर था, तो ऑब्वियस ही बात है, इमरजेंसी ऐसे याद कर लो, इमरजेंसी में जो पावर लिए जो होती हैं वो हमारे किसने दी, जर्मनी से ली हमने। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ये होता है, साउथ अफ्रीका से लिया हमने। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, वो लिया हमने साउथ अफ्रीका। जापान से हमने क्या लिया, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब लिया। तो ये सारे के सारे आपको पता होने, जो मैंने हाईलाइट किए टिक किए, ये सब कुछ याद करना है आपको। अब लास्ट स्लाइड जो हमारी आज की, वो है पार्ट्स। आपको पता है पहले कितने पार्ट थे, बताएं ज़रा। जो पहले पार्ट थे वो थे हमारे 22 और आज कितने हैं 25, रिवाइज करा देता हूँ। पहले 8 शेड्यूल थे, अब कितने हैं 12। आर्टिकल पहले कितने थे 395, अब कितने याद नहीं करने, तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले किसका मेंशन किया गया पार्ट में, ऑब्वियस सी बात है ये आर्टिकल्स है गाइज, ये आर्टिकल्स है और ये पार्ट है। तो जो पार्ट आपको याद करने में मैं वो बता देता हूँ। पहला तो सबको मैंने बता ही दिया कि पहला देश और देश की टेरिटरी होगी। दूसरा याद कर लीजिए कि सिटीजन, ऑब्वियस सी बात है सिटीजनशिप, पहले देश बनेगा फिर क्या बनेगा, नागरिक। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में, तो आप बताएंगे सेकंड में। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल आएगा, ये कहाँ है, थर्ड में। और हमने किससे लिए थे फंडामेंटल राइट्स, हमने लिए थे यूएसए से। और फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 51A के अंदर आती है, हमने कहाँ से लिए थे, रशिया से, ध्यान रखना। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे 12 से 35 आर्टिकल में। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि 12 से 35 आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन है, तो आपको बताना फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी आप सबको पता है आयरलैंड से लिया, 4th है। और 4th फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है, याद कर लेना गाइस। यूनियन गवर्नमेंट किस भाग में, 5 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट 6 के अंदर, ये याद करना है। 5वें में यूनियन गवर्नमेंट, 6 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट लिस्ट ऑफ स्टेट है आपका 7th में। यूनियन टेरिटरी जो है हमारी 9th के अंदर। म्यूनिसिपैलिटी 9th A के अंदर, 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो 9th A और 7th A जो है ये आपको याद करने हैं। द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन याद करेंगे, बेनिफिट रहेंगे, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट है आपका 11th में। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड कॉमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस अंडर द यूनियन, देखिए इंपॉर्टेंट सब है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये टिप्स पे याद होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास नहीं है। हाँ अभी मैंने आपको बताया था
की ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल याद रखनी है, 17वें के अंदर है। इमरजेंसी प्रोविजन बिल्कुल याद, देखो मैं बताता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। 17वां बिल्कुल याद करना है, 18वां इमरजेंसी प्रोविजन याद करना है। इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 बिल्कुल याद करना है, मैंने आपको याद भी करवाया है। और आर्टिकल 20 पार्ट 20 के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, लेकिन याद जो आपको टिप्स पर रखना है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवन्थ, नाइन्थ, नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, टेंथ। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए 15वें पे चुनाव इलेक्शन के बाद, फिर आपको 17th और फिर 18th और फिर 20th। ये तो इंपॉर्टेंट है जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, हमेशा याद कर लीजिएगा गाइज। याद करने पड़ेंगे, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा, ट्रिक्स कुछ नहीं होता गाइज, खुद डेडिकेटेड होके पढ़िए, सब याद हो जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था मेरा लेक्चर नंबर 4 जो कि स्टैटिक जीके का था, जो कि मैंने पॉलिटी पे रखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएंगे जो एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है गाइज़। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जो कि लर्न श्योर है। एफबी के पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और सॉरी पीडीएफ के लिए आप मुझे एफबी पेज पर मैसेज करें, पेज को लाइक करें और अपना नाम और ईमेल मुझे भेज दीजिए। मैं इस जो मैंने लेक्चर लिया इसकी भी पीडीएफ आपको दे सकता हूँ, और आपका जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसकी भी पीडीएफ दे सकता हूँ, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।